हेलो गाइज एंड वेलकम टू स्टडी एट द लीगल माई सेल्फ राम। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि सेक्शन 9 इसको कवर करेंगे। ये बात करता है प्ली ऑफ एलिबाई से। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम लोग जो है किसी भी बेयर एक्ट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ाते। हम लोग डिटेल में ईच एंड एवरी सेक्शन को कवर करते हैं और फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, एकदम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे, प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे और उसको एंड तक खत्म करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा आपको। राइट, कि हाँ अच्छा लगा, खराब लगा तो भी बता देना कि हाँ सर आपको तो पढ़ाने वढ़ाने नहीं आता है, फिर भी क्यों पढ़ाते हो। ठीक है, तो ये सब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो चलो हम लोग क्या है सेक्शन 9 को हम लोग अभी देखेंगे। जो इंडियन एविडेंस एक्ट में था वो सेक्शन 11 था, लेकिन अभी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है ये सेक्शन 9 है। ये क्या कहता है कि वे तथ्य जो रेलिवेंट नहीं है फिर भी रेलिवेंट माने जाएंगे, यानी व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। कब कोई फैक्ट जो रेलिवेंट नहीं है फिर भी रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग का कुछ कंसेप्ट है, इसको क्लियर करते हैं। पहला कंसेप्ट है हम लोग ने सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम लोग पढ़े थे कि जो एविडेंस है वो किन चीजों के दिए जाएंगे, तो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के दिए जाएंगे। ठीक है, हमारा जो एविडेंस होगा, साक्ष्य होगा, वो किस चीज के दिए जाएंगे? फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के दिए जाएंगे, एंड नो ऑफ अदर्स, और किसी भी चीज के नहीं दिए जाएंगे। वहीं सेक्शन 141 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहता है कि जजेस हैज द पावर टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, यानी जज साहब के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या एडमिसिबल है, कौन सा एविडेंस, कौन सा साक्ष्य जो है वो एडमिसिबल है। और 168 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये क्या देखे थे कि जज साहब जो है वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जो उनका जजमेंट होगा वो रेलिवेंट होगा और ड्यूली प्रूव्ड होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट जो है सेक्शन 3 में हम लोग ने अच्छे से कवर किया था। वहां पे एक क्वेश्चन होता था कि रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन किसी ने मुझे कमेंट किया था, नहीं सॉरी, टेक्स्ट किया था। हाँ, टेक्स्ट किया था कि सर एक बार लेमन लैंग्वेज भाषा में रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी को बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग इसको पहले कंसेप्ट को समझते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। ठीक है, इसको एक लेमन लैंग्वेज भाषा से समझते हैं कि कोई भी आम इंसान अगर इस वीडियो को देखे तो उसको रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी में तो डिफरेंस आराम से मालूम चल जाए। ठीक है, एक बार ये कंसेप्ट देखो, ये है रेलिवेंट फैक्ट और ये है एडमिसिबल। ठीक है, अब एग्जांपल हम एक लेते हैं कि ये एक प्लेट है, हम किसी के घर पे गए, वो हमारा प्लेट दिया, प्लेट में हमने उसने मेरे लिए राइस रखी, पल्सेस दाल वाल रख दिए, ठीक है, सब्जियां रख दी, और क्या किया कि हाँ राम आपको मिठाई पसंद है, आप मिठाई खाओ। ठीक है, और चिप्स पापड़ ये सब चीज रख दिया। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है? खाने वाली चीज है, खाद्य पदार्थ है। चावल भी खाने योग्य है, दाल भी खाने लायक चीज है, ठीक है, सब्जियां भी खाने की चीज है, मिठाई भी खाने की चीज है, चिप्स पापड़ खाने की चीज है। तो ये सब को हम लोग क्या मानेंगे? रेलिवेंट चीज मानेंगे। ठीक है, रेलिवेंट चीज है कि भाई चावल दाल सब्जी ये सब चीज रेलिवेंट है। अब जब एडमिसिबिलिटी का बात करते हैं तो यही प्लेट जब मेरे पास लेके आया गया तो हम क्या बोल रहे हैं? अब इसमें से क्या एडमिसिबल है? रेलिवेंट तो सब चीज है, सब चीज खाने योग्य है, लेकिन एडमिसिबल क्या है कि हम बोले कि देखिए हुजूर, ये आंटी हम चावल ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं और सब्जी ले लेते हैं, मिठाई इसलिए नहीं खाएंगे ना क्योंकि अभी हमको डॉक्टर मना किया है कि मीठा चीज कम खाइए। ठीक है, और चिप्स पाउडर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डाइटिंग वाइटिंग पे है थोड़ा, तो हम ये चीज नहीं ले सकते हैं। तो रेलिवेंट तो सब चीज था, सब चीज खाने योग्य था, लेकिन हमने क्या लिया? चावल लिया, दाल लिया, सब्जी लिया और कोई भी चीज नहीं लिया। ठीक है, तो यही चीज हुआ कि रेलिवेंट तो सब है, लेकिन उन रेलिवेंट चीजों में एडमिसिबल क्या है, मतलब कि उन सब चीजों में आपके लिए एडमिसिबल क्या है, एडमिशन क्या कर रहे हैं, वो चीज हो गया एडमिसिबिलिटी। इसीलिए हमारा जो कंसेप्ट है कि ऑल एडमिसिबल थिंग्स आर रेलिवेंट बट ऑल रेलिवेंट थिंग्स आर नॉट एडमिसिबल। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है।
कि कंसेप्ट का मतलब क्या समझे आप, कि भाई जो रेलिवेंट है वो ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। रेलिवेंसी जो है वो ब्रॉड कंसेप्ट है। ऑन दी अदर हैंड एडमिसिबल थिंग्स जो है इट इज द पार्ट ऑफ इट, यानी कि रेलिवेंसी जो है समंदर है, लेकिन उस समंदर में से जो हमारा काम का चीज है उस चीज को एडमिसेबल है, यानी रेलिवेंसी इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, एडमिसिबिलिटी इज अ नैरो कंसेप्ट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, ठीक है। किसी को मिठाई विठाई का डब्बा भेजना हो, चिप्स विप्स भेजना हो, भेज देना आराम से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी का। अब आते हैं वापस हमारे सेक्शन में। सेक्शन हमारा क्या बात करता है कि ऐसे तथ्य जो रेलिवेंट नहीं है उसको भी रेलिवेंट माना जाएगा। प्ली ऑफ एलिबाई हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब क्या है, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, यानी ऐसे तथ्य जो रेलिवेंट नहीं है वो भी रेलिवेंट माने जाएंगे। नए वाले बेयर एक्ट है, तो 3-4 वर्ड को मार्क कर लो, इसको ही हम लोग आज के सेक्शन में पढ़ेंगे और यही मेन टॉपिक है। इनकंसिस्टेंट, इसको मार्क करो जल्दी से, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। और दूसरा है इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन, या तो खुद से या किसी कनेक्शन विद द अनदर फैक्ट या अदर फैक्ट। क्या कर रहा है, किसी का एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल हमारा बना रहा है, ठीक है। अब इसको इनकंसिस्टेंट और हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल को हम लोग समझते हैं डिटेल में। अब देखो इनकंसिस्टेंट फैक्ट क्या है, परस्पर विरोधी शब्द, ठीक है। यानी चूहा और बिल्ली क्या एक साथ कभी रह सकते हैं, नहीं रह सकते। कुत्ता बिल्ली रह सकते हैं, नहीं रह सकते। क्या इन दोनों को तो भाई मार के खा जाएंगे। सांप और मेंढक रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज होता है इनकंसिस्टेंट फैक्ट। इनकंसिस्टेंट फैक्ट का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल से समझते हैं कि भाई क्या एक फैक्ट है कि ए भैया जो है वो क्या है, इलिटरेट है, यानी पढ़ल लिखल नहीं है। ये क्या है, एक तरह का फैक्ट है। दूसरा फैक्ट क्या है कि ए भैया ने, ठीक है, बी भैया को क्या किया है कि एक ऐसा लेटर लिख दिया है, ऐसा डिफामेटरी लेटर लिख दिया है कि जिनसे उनके प्रतिष्ठा को आंच आई है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फैक्ट है, डिफामेटरी लेटर लिखना, ठीक है। अब कोर्ट जो है, यानी कोई भी आदमी होगा वो बोलेगा कि अरे भाई पागल उगल हो क्या, बोलेगा काहे भाई। तो जब ए जो पढ़ा लिखा नहीं है, सिग्नेचर भी नहीं करने जानता है, वो बी नाम के व्यक्ति को लेटर कैसे लिख सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। और दूसरा, अगर जब वो बी नाम के व्यक्ति को लेटर लिख दिया तो पढ़ा लिखा कैसे नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बात क्या है, एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट है, परस्पर विरोधी है। जब पढ़ा लिखा नहीं है तो लेटर कैसे लिख सकता है, और जब लेटर लिख दिया तो वो कैसे माने कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज होता है इनकंसिस्टेंट फैक्ट, यानी जब दो फैक्ट एक साथ को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। जब दो फैक्ट एक साथ कभी नहीं आ सकते, ठीक है। यानी या तो ये चीज मानो या तो ये चीज मानो। अगर ये चीज मान रहे हो तो ये मानो कि ये काम जो है ए ने नहीं किया, किसी अन्य सॉरी तो किसी अन्य व्यक्ति ने किया होगा, ठीक है। तो यही हो गया इनकंसिस्टेंट फैक्ट। हाईली प्रोबेबल इम्प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ, हाईली प्रोबेबल का मतलब ये हुआ कि, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं, इसको भी एग्जांपल से समझो। ए बी सी डी एक जेल में बंद है, एक जेल में बंद है। यहां पे क्या होता है कि ए की हत्या हो जाती है, ए का मर्डर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये उठा कि भाई बी जो है, बी के हाथों में बेड़ियां लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी, ठीक है। तो बी तो नहीं मार सकता है भाई, दोनों हाथ बंद है, पैर बंद है, एकदम एकदम क्या बोले, एकदम ऐसी स्थिति में है कि हिल भी नहीं सकता, तो वो ये तो मार ही नहीं। सी के तो भाई दोनों हाथ ही नहीं है, एक पैर नहीं है, तो कैसे मारेगा सी, ठीक है। तो ये भी नहीं मान सकता। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है कि भाई जब बी नहीं मार सकता, सी नहीं मार सकता और इस कमरे में कोई नहीं आया, तो क्या है, हाईली प्रोबेबल कि डी व्यक्ति ने ही मारा होगा। यही होता है हाईली प्रोबेबल, जब हमको ऐसा अंदेशा लगता है, संदेह लगता है कि भाई ये दोनों तो नहीं कर सकते हैं। कभी मूवीज में देखते होगे ना, अरे भाई इस पे तो भरोसा है, ये तो मार ही नहीं सकता, हमको जरूर लग रहा है यही व्यक्ति मारा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली प्रोबेबल है। एक और एग्जांपल से समझो कि
एक व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है, ये इनकाउंटर हो गया इसका, ठीक है, इनकाउंटर हो गया इसका। अब इनकाउंटर हो गया, पुलिस वाले, और यहां से एक पिस्टल था इसके पास, तमंचा वमंचा रखा होगा, ठीक है। अब क्या है, यहां पे एक क्वेश्चन उठा, जो पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं कि हुजूर ये 25 फीट से हम पे गोली मार रहा था, 25 फीट से गोली मार रहा था, तब हम इसको गोली मार दिए जाके, ठीक है, 25 फीट से। अब भाग रहा था हुजूर, ठीक है। तब जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम चला कि ये जो पिस्टल है फोरेंसिक से, ये पिस्टल एकदम चलने योग्य नहीं है, चल नहीं सकता। और दूसरा कि ये इसको जो गोली लगा है वो 2 फीट की दूरी से गोली लगा है, ठीक है। तो ये दोनों इनकंसिस्टेंट, इम्प्रोबेबल है भाई, कि भाई अगर जब गोली चला ही नहीं सकता था तो ये गोली कैसे चलाया पुलिस ऑफिसर के ऊपर 25 फीट से, ठीक है, या फिर 2 फीट से गोली लगा, तो ये इम्प्रोबेबल है। यानी एक फेक एनकाउंटर का केस था भाई, बालाजी प्रसाद सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हाँ यही नाम था, या फिर नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। तो ये हाईली इम्प्रोबेबल है, जब गोली चल ही नहीं सकता था तो कैसे चला सकता है ये 25 फीट की दूरी से, और वो भी 2 फीट की दूरी से लगा है इसको गोली, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, जब कोई बात एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट हो, या कोई भी फैक्ट जो है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू को हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल बना दे, तो वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 9 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम लोग इसको डिटेल में कवर करते हैं। मोटा मोटी तुम लोग को सेक्शन का पूरा क्रंचेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, तो भी वो रेलिवेंट माने जाएंगे। दूसरा, इफ बाय देम सेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, जो कि किसी चीज को हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल बता दे, ठीक है। अब इसको समझते हैं इलस्ट्रेशन से, हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलस्ट्रेशन दिया है उसे समझते हैं। क्या कहता है कि भाई द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि भाई जो ए नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई क्राइम जो है, अपराध है, वो चेन्नई में किया है किसी पर्टिकुलर डे में, ठीक है। फैक्ट ये है कि भाई जिस समय वो क्राइम हुआ, जिस समय वो घटना घटित हुआ, ठीक है, ए जो है वो लद्दाख में थे, तो ये रेलिवेंट माना जाएगा। ये क्या बात करता है, प्ली ऑफ एलाबाई के बारे में बात करता है कि समवेयर एल्स, यानी घटना के समय पे वो कहीं पे और थे, तो ये पर्टिकुलर घटना है, वो कैसे कर सकते हैं। अब देखो, जो हमारा चेन्नई पोर्शन है वो एकदम साउथ का एकदम नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, और जो लद्दाख है एकदम टॉप ऑफ द क्राउन ऑफ द हमारा जो मैप है वहां पे है, ठीक है। तो क्या व्यक्ति मार के तुरंत भाग जाएगा वहां, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीजें रेलिवेंट हो जाती है, प्ली ऑफ एलाबाई इसीलिए रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है। द फैक्ट दैट नियर द टाइम ऑफ व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, A was a distance from the place where it was committed, which would render highly improbable through not impossible that he committed it. Is it relevant? यानी इतनी दूरी पे था भाई कि भाई ये क्राइम जो है वो कर ही नहीं सकता, इम्प्रोबेबल हो जाता है कि वो क्राइम वो कर ही नहीं सकता, इतना दूरी पे था। चेन्नई और भाई लद्दाख में तो काफी दूरी है। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये याद रखना कि जब हम प्ली ऑफ एलाबाई का लेते हैं ना, तो यहाँ पे कभी भी जो है प्लेस ऑफ ऑकरेंस है मान के चलो, और ये बंदा यहाँ पे है, ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे है, तो इसका डिस्टेंस जो है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये हमारा एक्ट तो इस चीज पे साइलेंट है। ये चीज हम लोग हमेशा जो है कोर्ट जो है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिसाइड करेगी। कभी इसको 400 फीट की दूरी पे भी मान सकती है, कभी इसको 40 किलोमीटर की दूरी पे भी मान सकती है। तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि भाई ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्ट हमारा साइलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं। चलो, अभी तक अगर अच्छा लग रहा होगा तो जरूर शेयर कर, कमेंट जरूर करना भैया, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो वायरल होते हैं कमेंट करने से, मैंने ऐसा सुन रखा है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, 4000 के 4000 हैं, ठीक है, लेकिन व्यूज़ तो 22 के 21 के BNSS पे जा रही है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो यार,
ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो फिर अपलोड करूंगा जल्दी जल्दी, नहीं तो नहीं करूंगा, जाओ। ठीक है। फैक्ट इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। इनकंसिस्टेंट में तो आप तुम लोग को मतलब कि दिक्कत नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट हम लोग समझ चुके हैं कि जो कोई भी ऐसे तथ्य, दो तथ्य एक साथ कभी कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी चूहा बिल्ली एक साथ नहीं, टॉम एंड जेरी एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, वन फैक्ट इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट विद द अदर व्हेन इट कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ अदर फैक्ट अदर। ठीक है, यानी एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ कभी कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उस तरह के तथ्य को इनकंसिस्टेंट फैक्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल अभी हम तुम लोग को करा चुके हैं कि ए जो है वो इलिटरेट है, ये भी एक तरह का फैक्ट है। सिमिलरली ए जो है कोई डिफॉर्मेटरी आर्टिकल लिखा है डैमेजिंग द फेम ऑफ बी, ये दूसरा फैक्ट है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट फैक्ट है, यानी कि भाई जब पढ़ा लिखा नहीं है तो लेटर कैसे लिख सकता है डिफामेटरी लेटर, और जब लेटर लिखा है तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये कैसा तथ्य है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट फैक्ट है। अब हमारा ये कहता है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये जो है सिर्फ इस सेक्शन में इनकंसिस्टेंट बात नहीं करता है, और भी सेक्शन दिए गए हैं जहां पे इनकंसिस्टेंट बातें दी गई है। पहला तो हम लोग एलेबाई अभी हम लोग देख चुके हैं, एलेबाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, समवेयर एल्स, यानी घटना के समय पे वो कहीं और था, तो भाई वो क्राइम कैसे कर सकता है, तो ये एक तरह का इनकंसिस्टेंट बात हो गया। दूसरा, नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलिजिटमेसी ऑफ इशू। ठीक है, 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये क्या बात करता है कि भाई देखो कोई भी शादी जो वैलिड लीगल मैरिज होता है, ठीक है, किसी मेल और फीमेल में, तो उनसे जो बच्चे होते हैं वो लेजिटमेट बच्चे होते हैं। और ये भी माना गया है कि 280 दिन जो है उसमें भी बच्चा होता है, अगर मान के चलो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या पति के का डेथ हो जाए, ठीक है, उसके बाद भी 280 दिन के अंतर बच्चा पैदा होता है, तो वो भी लेजिटमेट माना जाता है। लेकिन ये हस्बैंड अगर प्रूफ कर दे कि भाई जो है, मान के चलो कि शादी के अगले दिन ही बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, शादी के अगले दिन ही बच्चा पैदा हो गया, तो ये हस्बैंड प्रूफ कर दे कि भाई जो ऐसा बात है कि हमने तो भाई चीन की सीमा पे थे, हम कैसे आ सकते थे। ठीक है, तो ये बच्चा का क्या है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर प्रूफ कर दे, कॉन्ट्राडिक्टरी बात प्रूफ कर दे, इनकंसिस्टेंट, तो भी ये माना जाएगा। तो यहां पे भी इनकंसिस्टेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा क्या है, सर्वाइवल ऑफ द एलिज्ड डिसीज आफ्टर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। ये क्या कह रहा है, मान के चलो कि ए है और बी नाम का व्यक्ति है। यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि 26 जनवरी 2025 जो है, 26 जनवरी 2025 में ए ने बी की हत्या की है। ठीक है, ए व्यक्ति ने, ए भैया ने बी की हत्या की है। लेकिन अगर ए ये साबित कर दे कि 29 जनवरी 2025 को तो इसको हम देखे थे, ठीक है, ये प्रूफ कर दे, तो भाई यहां पे भी ये दोनों बात जो होगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा कि अरे भैया आप हम पे चार्ज लगा रहे हो कि हमने हत्या की है इसकी 26 जनवरी को, और हमने इसको 29 जनवरी को यहाँ पे देखा है, ये लिखी है फोटोग्राफ। तो भाई ये दोनों बात एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सर्वाइवल ऑफ एलिज्ड डिसीज आफ्टर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ये भी एक तरह का जो है इनकंसिस्टेंट बात है। कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय थर्ड पर्सन, यहाँ पे ए और बी का के ऊपर चार्ज लगा हुआ था कि जो है ये बी ने हत्या की है। ए ने ये साबित कर दिया कि जो हत्या है ये सी ने किया है, बी की हत्या ने सी ने किया है। तो ये दोनों बात क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। या तो भाई ए अब मार सकता है, जब बात यही है कि किसी एक व्यक्ति ने बी की हत्या की है, तब जब ए प्रूफ ही कर दिया कि बी जो है इसने हत्या की है, या फैक्ट आ गया कहीं से कि बी ने हत्या की है, तो क्या दोनों हत्या नहीं किया होगा। ठीक है, यहाँ पे तो तथ्य यही है कि किसी एक व्यक्ति ने हत्या की है, तो ये भी बात एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट हो जाती है। अगर किसी थर्ड पर्सन ने मार दिया है तो भाई मान के चलो कि एक बात जो है वो इनकंसिस्टेंट है, परस्पर विरोधी है एक दूसरे के। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ हार्म। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, हम समझो क्या नाम था यार उसका, खैरियत पूछो वाला गाना, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस देखो, याद रखो कि रिया चक्रवर्ती मैडम,
ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, रिया चक्रवर्ती पे क्या हल्ला उठ रहा था कि भैया रिया चक्रवर्ती ने उसको मार दिया है, लेकिन मर्डर का केस चल रहा था, लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया कि सुसाइड किया है सुशांत भैया ने, ठीक है, तो क्या रिया चक्रवर्ती ने मारा है उसको? ये दोनों बात तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सुसाइड किया है और किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, ये दोनों बात एक साथ कभी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ये दोनों बात क्या है, हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा। तो या तो उसने किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है, ये एक तरह का तथ्य है, या किसी व्यक्ति ने उसे मारा है, ये दूसरे तरह का तथ्य है। ये दोनों एक साथ कभी नहीं कोई एग्जिस्ट कर सकते। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ हार्म ये भी एक तरह का इनकंसिस्टेंट फैक्ट के अंतर्गत ही हमारा आता है। तो 5 चीज हम लोग देख लिए, 5 चीज क्या क्या है इनकंसिस्टेंट में। अब हम लोग थोड़ा सा प्ली ऑफ एलाबाई का कंसेप्ट समझते हैं। हाईली प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल भी हम लोग समझ चुके थे, एक बार और समझेंगे इसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलिबाई, ठीक है। एलिबाई क्या है? एक तरह का लैटिन शब्द है। एलिबाई इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है कि एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब कहीं और, ठीक है, और सम अदर प्लेसेस, यानी एट द टाइम ऑफ, या घटना के क्रम में, घटना के समय में कोई व्यक्ति कहीं और पे हो, ठीक है। ये हमारा प्ली ऑफ एलिबाई है, यानी द प्ली ऑफ एलिबाई सिग्निफिकेंस दैट दे एक्यूज प्लीडेड बिफोर द कोर्ट्स, ठीक है। एक्यूज क्या प्लीड करता है कोर्ट से कि हुजूर जिस समय ये घटना घटित हो रही थी उस समय हम तो कहीं और मौजूद थे, इस घटना से हमारा क्या लेना देना है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि ये घटना जो है भारत में हुई है, हम तो उस समय पाकिस्तान में थे हुजूर, ये रहा मेरा पास, ये है, हम गए थे वहां पे हिंगलाज के मंदिर में शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए गए थे, ठीक है। आप कैसे बोल सकते हैं ये घटना हमने यहाँ चेन्नई में ये घटना कथित की है? तो यही होता है एलिबाई, ठीक है। एलिबाई इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स एल्सवेयर और सम अदर प्लेसेस। और प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है कि एक तरह का प्ली होता है, एक तरह का प्लीड होता है जो कि एक्यूज्ड के द्वारा लिया जाता है कि हुजूर घटना के समय पे हम यहाँ पे तो मौजूद ही नहीं थे, ये तो पर्टिकुलर घटना हम कैसे कर सकते हैं। अब व्हाट वाज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या एसेंशियल क्राइटेरिया, ठीक है, जो कि प्ली ऑफ एलिबाई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझते हैं। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द एसेंशियल कंडीशन हैज टू बी टेक प्लेस फॉर द मेकिंग ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई बिफोर द कोर्ट। अगर आपको प्ली ऑफ एलिबाई का लेना है, ठीक है, फायदा लेना है, तो आपको इन सब चीजों को प्रूव करना होगा। देयर शुड बी अ क्राइम, यानी कोई घटना तो जरूर घटित हुई होनी चाहिए, तब ना आप प्ली ऑफ एलिबाई लेंगे, ठीक है। और उस घटना के एक्यूज्ड आप माने जा रहे हो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर घटना घटित हुई है, ये एक तरह का फैक्ट है, और उस घटना के एक्यूज्ड आपको बनाया गया है, ये दूसरा चीज, ठीक है। तीसरा, आप ये साबित करेंगे कि भाई घटना जब घटित हुई उस समय आप वहां पे मौजूद नहीं थे। और चौथा, कि जो प्रूफ आप प्ली ऑफ एलिबाई करेंगे वो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूफ करेंगे, यानी किसी भी प्रकार का गुंजाइश कोर्ट के पास नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति ने ही हत्या की है। अब इसको हम लोग समझेंगे। अब पहले एक बार रीड कर लेते हैं। देयर शुड बी अ क्राइम, यानी क्राइम होना चाहिए। दूसरा, द पर्सन टेकिंग द प्ली ऑफ एलिबाई शुड बी एक्यूज्ड ऑफ द सेड क्राइम, यानी जिस व्यक्ति ने प्ली ऑफ एक्यूज लिया, प्ली ऑफ एलिबाई लेना चाहते हैं, वो उस अपराध के अपराधी माने गए हों, ठीक है। तीसरा, द एक्यूज्ड मस्ट नॉट बी प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, यानी जो एक्यूज्ड है उस क्राइम सीन पे वहां मौजूद नहीं होना चाहिए। और चौथा, द एक्यूज्ड हैज टू प्रूव द प्ली बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, यानी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना होगा कोर्ट को। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये प्ली ऑफ एलिबाई का, वो किस पे लाई करता है? तो प्रोसिक्यूशन पे तो ऑब्वियस सा बात है कि लाई नहीं करेगा, ये एक्यूज्ड पे हमेशा लाई करता है कि एक्यूज्ड अब साबित करे कि भाई हम पे जो आप चार्ज लगा रहे हैं उस समय तो हम मौजूद नहीं थे, ये रहे उसके साक्ष्य, ये रहे होटल रूम के पासेस, ये रहे बस टिकट का, ठीक है। तो चिमियन 2 अक्टूबर याद है, 2 अक्टूबर दृश्यम वाला, कि अरे भैया घटना के समय 2 अक्टूबर को तो हम पणजी गए थे, सत्संग चल रहा था गुरुजी का, उसके बाद पाव भाजी खाए, पाव भाजी के बाद फिल्म देखने गए, सबका टिकट संभाल के रखा हुआ था। तो भाई बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना होगा, यानी बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो एक्यूज्ड के ऊपर है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एट अ रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस नेसेसरी टू प्रूफ ऑफ एलिबाई। हम पहले ही बोल दिए हैं कि जो डिस्टेंस है प्ली ऑफ एलिबाई के लिए
वो क्या है, हमारा कोई डेफिनेट नहीं है, एक्ट जो है वो साइलेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, लेकिन एक रीजनेबल डिस्टेंस होना चाहिए जहां से एक्सेसिबल ही नहीं हो, ठीक है, कि हाँ भाई ये व्यक्ति क्राइम कर सकता है, ठीक है। एक केस था मुंशी प्रसाद एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या था, द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 400-500 यार्ड बिटवीन द प्लेस ऑफ एक्यूरेंस कैन नॉट बी सेट द प्रेजेंस ऑफ एलसीआर, यानी 400-500 यार्ड की दूरी पे था और वो प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा था कि अरे हुजूर हम तो मान के चलो कि 10th फ्लोर पे हत्या हुआ है और वो फर्स्ट फ्लोर पे था, और प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है कि हुजूर हम तो फर्स्ट फ्लोर पे थे, वो तो व्यक्ति 10th फ्लोर पे था, हम कैसे मार सकते हैं। तो कोर्ट बोला देखो भैया लिफ्ट की सुविधा है, सीढ़ी की सुविधा है, कूद फान के चल गए होगे, ठीक है, यहाँ पे प्ली ऑफ एलिबाई नहीं होगा क्योंकि बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। अब क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई इन रिलेशन टू को एक्यूज्ड के रिलेशन में एक समझो, ठीक है। द प्ली ऑफ एलिबाई कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन द फेवर ऑफ एन एक्यूज्ड मियरली ऑन द ग्राउंड दैट द सेम वाज एक्सेप्टेड इन रिलेशन टू को एक्यूज्ड। अब को एक्यूज्ड क्या है कि भाई दो तरह के ए और बी दोनों किसी क्राइम के लिए अपराधी हैं, कोई घटना जो है ए और बी ने मिलके किया है, ऐसा कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया है। ए जो है उस घटना के समय पे कहीं और पे था, इसने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ए जो है घटना के समय पे कहीं और पे था, इसने प्रूफ कर दिया। तो क्या ए का जो ये ग्राउंड है कि हम कहीं और थे, बी भी ले सकता है, को एक्यूज्ड भी ले सकता है? नहीं, यही कोर्ट ने बोला। अब सॉरी, ये एकदम सिंपल सा बात है भाई कि ए ना यहाँ पे प्रूफ किया है, बी थोड़ी किया है, इस पे तो चलेगा ही, ठीक है। तो जो प्ली ऑफ एलिबाई अगर को एक्यूज्ड का फायदा कैसे ले सकता है, ठीक है। If A and B is a co-accused, A give a alibi and accepted by the court, the benefit of same alibi is not given to B, ठीक है। तो अगर co-accused को नहीं मिलेगा इसका एलिबाई, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, सब छोटा छोटा बात है भाई, इसमें भी क्या समझा। फेलियर टू एस्टेब्लिश एलिबाई, ठीक है। अगर मान के चलो कि आप एलिबाई एस्टेब्लिश करने में फेल कर जाता है कि हाँ हुजूर हम तो घटना स्थल पे मौजूद नहीं थे, लेकिन वो उसके पास कुछ प्रूफ नहीं था, ठीक है, ना बस का टिकट था, ना चिमियानंद स्वामी का कैसेट था, ना भाई कुछ भी था, एटीएम का पैसा निकालने का, मूवी देखने का, पाव भाजी का, ये सब का टिकट ही नहीं था, ठीक है। तब क्या होगा, ठीक है। अगर आप इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाए, जब जो है हमारा दृश्यम का हीरो अजय देवगन ये इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाए कि हम उधर नहीं थे, तब क्या होगा। शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इसी बात बताता है कि अगर आप फेलियर टू इस्टेब्लिश करने में फेलियर हो जाते हैं कि आप कहीं और पे थे, तो मियर उसी के ग्राउंड पे आपको ये अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्रोसिक्यूशन को अदर आपके खिलाफ में एविडेंस प्रूफ करना होगा, ठीक है। सेम बात कहा गया था दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये केस लॉ है, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, ठीक है। 1981 का ये केस है। ये केस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस इज रिलेटेड टू, ठीक है, सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 10, ठीक है। तो भाई सेक्शन 9 को टिक करके आइयो, ठीक है, प्ली ऑफ एलिबाई से। यहाँ पे ये कहा गया कि भाई इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश प्ली ऑफ एलिबाई द एक्यूज मस्ट लिस्ट एविडेंस टू शो द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज एट द सीन और क्राइम, ठीक है, बाय द रीजन हिज प्लेस ऑफ अनदर प्लेस। यानी कि भाई अगर आप प्रूव करना चाह रहे हो कि प्ली ऑफ एलिबाई, तो आपको यह साबित करना होगा कि फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है कि हम घटना के समय पे वहां पे मौजूद रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब साबित करना होगा। और दूसरा, अगर आप फेलियर कर जाते हैं एस्टेब्लिश करने में अपना प्ली ऑफ एलिबाई, इसका मतलब नहीं कि सोल उसी के बेसिस पे आपको एक्यूज्ड को बाई अपराधी सजा हो जाएगी, ठीक है। आपको प्रोसिक्यूशन को अदर एविडेंस को भी साबित करना होगा। तीसरा केस हम लोग का है लखन सिंह वर्सेस एलियस पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इन दिस केस द कोर्ट एम्फेसाइज्ड दैट अ डिफेंस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई शुड बी रेज्ड एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बिलेटली एट द स्टेज ऑफ डिफेंस एविडेंस। अच्छा ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, लखन सिंह एलियस पप्पू का केस में क्या कह रहा है कि भाई जो प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस है वो आप अर्लीस्ट स्टेज में लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा रामायण खत्म हो गया और उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई राम जी तो अभी हिरण को खोजने निकले ही नहीं थे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको जो प्ली ऑफ एलिबाई का जो आपका ये है प्ली है,
वो आपको अर्लीस्ट स्टेज पे लेना होगा कि हुजूर आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा बात सुन लीजिए कि जो है हम तो उस समय मौजूद ही नहीं थे, ठीक है, आप क्या इस टेंटिव कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, हम तो वहां मौजूद ही नहीं, ये रहा मेरा प्रूफ, ये रहा टिकट, ये रहा फ्लाइट का टिकट, ठीक है। लखन सिंह के केस में यही कहा गया कि अर्लीस्ट स्टेज में आपको प्लीड करना होगा। विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें यह कहा गया कि जो है द कोर्ट हेल्ड दैट द एलिबाई इज नॉट एन एक्सेप्शन अंडर भारतीय नागरिक न्याय संहिता, ठीक है, और एनी अदर लॉ, इट इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। द डिफेंस आर्ग्यूज दैट द फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विथ द फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट, ठीक है। विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यह कहा गया कि जो हमारा ये प्ली ऑफ एलिबाई है ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, जो कि हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है। और ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो इनकंसिस्टेंट फैक्ट है ये रेलिवेंट माना जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 9 में, ठीक है। देखो हम लोग का क्या है, हम लोग लीगल रेलिवेंसी को मानते हैं, लॉजिकल रेलिवेंसी को नहीं मानते हैं। लॉजिकल रेलिवेंसी का जो कंसेप्ट है वो इंग्लिश लॉ का कंसेप्ट है, लेकिन एक हद तक जो है ये लॉजिकल रेलिवेंसी को सपोर्ट करता है ये सेक्शन हमारा, ठीक है। यही सब डिस्कस किया गया था विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। सेक्शन 9 का सब क्लॉज 2 हम लोग हाईली प्रोबेबल इम्प्रोबेबल देख ही चुके थे कि भाई ABCD नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ई की हत्या हो जाती है या प्रूफ हो जाता है कि BCD जो है वो हत्या नहीं किया है, क्योंकि इसका हाथ कटा हुआ है, इसका मुड़ी कटा हुआ है, इसका पूरा शरीर कटा हुआ है, तो हाईली प्रोबेबल क्या है कि ए नाम के व्यक्ति ही नहीं इसकी हत्या की होगी। तो ये हम लोग हाईली प्रोबेबल इम्प्रोबेबल इनकंसिस्टेंट ये सब चीज को समझ चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी समझ में आ गया होगा ना। अब देखो उसका ना रिटेन एक बार ना डिफरेंस पढ़ लेना, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लेना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।